एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कल जो क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी थी, हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को बताता हुआ जा रहा था। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, क्योंकि बताने के लिए तो मैं एक साथ 30 क्वेश्चन आपको विद इन 30 मिनट बता सकता हूं, लेकिन जरूरी है कि आप उस क्वेश्चन से कुछ ऐसा सीखें कि भविष्य में वैसा सवाल अगर आए तो वो आपका अवश्य बन जाए। मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज अब क्वेश्चंस के साथ साथ नॉलेज देता चला जाऊंगा और उसको आप लिखते हुए चले जाइएगा। क्वेश्चन की एक बुकलेट बनाना शुरू करो, अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपके लिए आने वाला है। इसको इनिशिएट करते हैं। गुड आफ्टरनून। इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं नील, वीरेंद्र, वर्षा, अमर, तपस, हेमंत, अक्षय, सत्यम, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। चलिए साथियों शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून। साथियों शुरू है, लिखा हुआ है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। साथियों ऐसी अभिक्रिया जिसकी वजह से रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकले, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं, मान लीजिएगा साथियों मैंने लिखा A प्लस बी से बन के आता है C प्लस डी, यानी कि C बॉन्ड D बन के आता है, या फिर ये बन के ही आया A बॉन्ड B बन के आ गया। और अगर इस तरफ एनर्जी बाहर निकली, मतलब समझिए अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट वाली साइड एनर्जी बाहर निकलती है, तब तो इस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। अगर प्रोडक्ट वाली साइड निकले, दोबारा सुन लीजिएगा, अब प्रोडक्ट वाली साइड यदि एनर्जी निकले तो एक्सोथर्मिक कहलाती है, यह ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर रिएक्शन ऐसे लिखी जाती, कैसे, A प्लस बी और यहां पर एनर्जी ये भी साथ साथ दे दी गई, ये एनर्जी है दे दी गई और बन गया A बॉन्ड B, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट वाली साइड पर एनर्जी दी गई है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? यदि रिएक्टेंट वाली साइड एनर्जी दी जाए, यदि रिएक्टेंट वाली साइड में एनर्जी दी जाए तो यह क्या हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। अब सवाल बना सर हमारे लिए क्या है यहां पर, जरा वो बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्यूल का कंबशन, आइए क्या होता है फ्यूल का कंबशन जान लेते हैं। साथियों कंबशन यानी कि दहन, आइए समझिएगा ये क्या है कंबशन। कंबशन का अर्थ होता है दहन। दहन का मतलब होता है जलना। कैसे होता है? कंबशन ऑफ फ्यूल की जब बात की जाती है तो हम सभी मित्रों को ऑलरेडी पता है कि फ्यूल जो है वो हम जो यूज करते हैं उसकी एक बड़ी सीरीज है हमारे सामने। क्या क्या? सीएनजी जिसके अंदर हम यूज क्या करते हैं? CH4 यूज करते हैं, अर्थात आप लोग यूज करते हैं मीथेन यूज करते हैं। इसी प्रकार से आप लोग यूज करते हैं फ्यूल में LPG, जिसके अंदर आप यूज करते हैं इथेन से लेकर के ब्यूटेन तक, और इसके अंदर जो स्मेल डालते हैं आप लोग वो किसकी डालते हैं? मरकप्टेन की डालते हैं। ऐसे ही फ्यूल में आप यूज करते हैं पेट्रोल, और इसी प्रकार से आप यूज करते हैं डीजल। आप कुछ भी यूज करते हो, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सभी में हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ये C1 है और यहां तक पहुंचते पहुंचते C12 से अधिक वाले कार्बन हैं। ये सभी हाइड्रोकार्बन है, अर्थात अगर मैंने यहां पर CH4 लिया तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं आप लोगों को, जो पता होनी चाहिए वो बात सिखा रहा हूं। अगर कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाए, ध्यान से समझ लेना, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाए, है ना, अगर कार्बन के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन की कराई जाए मित्रों, तो ध्यान से देखिएगा, बनता है CO2 प्लस H2O। ध्यान से समझ लेना, CO2 प्लस H2O, और एनर्जी बाहर निकलती है। इस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है, मतलब फ्यूल का ऑक्सीडेशन होना, यह प्रक्रिया ही कंबशन है। फिर से समझिए, कंबशन क्या है? कंबशन है किसी भी पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? कंबशन कहलाता है। कंबशन में एनर्जी बाहर निकलती है। अब मजेदार बात सिखाता हूं मैं आपको एक और वो है साथियों क्रैकिंग। क्या सिखा रहा हूं? क्रैकिंग। ध्यान से समझ लेना, पहली बार सीख रहे हो, ये देख लेना आप। दो टर्म हैं, इन दोनों को समझना ध्यान से। एक तरफ है क्रैकिंग और एक तरफ है कंबशन।
कंबशन जो है ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? ऊष्माक्षेपी, यानी एनर्जी बाहर निकलती है। मतलब क्या हुआ? एनर्जी बाहर निकलती है। क्रैकिंग जो है, क्रैकिंग जो है साथियों, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है? इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, यानी कि एनर्जी का अवशोषण होता है, अब अवशोषित होती है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, फिर हमें कैसे पता लगेगा कि क्रैकिंग कौन सी है? बताते हैं। मान लीजिएगा आप लोगों के सामने मैंने लिखा C3H8, ये मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2 CH3। मित्रों, यदि इस रिएक्शन को बिना ऑक्सीजन के गर्म कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वाला हाइड्रोकार्बन है क्या बच्चों? ये प्रोपेन है। अरे सीख लेना, पढ़ा के आते हो लेकिन समझ में नहीं आती ये चीज, देख लेना। ये प्रोपेन है, इसको गर्म कर दिया मैंने, गर्म कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं डाली। मतलब क्या हुआ? वैक्यूम में गर्म किया जाए। किस में गर्म किया जाए? वैक्यूम में गर्म किया जाए, यानी हीटिंग, हीट तो किया जा रहा है विदाउट ऑक्सीजन। हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन क्या कहलाती है? क्रैकिंग कहलाती है। समझ लेना। अब यदि मैंने इसको गर्म कर दिया तो मित्रों ये टूटता है किसमें? CH4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। ध्यान से देख लेना, यहां पर क्या हुआ है? आपने इसको हीट किया है, यानी आपने क्या किया है? एनर्जी दी है। अर्थात इस रिएक्शन के होने में आपने एनर्जी दी है। ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट करने के लिए एनर्जी दी जाती है, वो रिएक्शन कैसी कहलाती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? जिनके होने के लिए आप लोगों को इनके अंदर क्या डालना पड़े, इनके वजह से क्या बाहर निकले? आप लोगों के लिए यहां पर एनर्जी बाहर निकले। ठीक है ना? तो देख लो, जो फ्यूल जलता है, अरे हम ईंधन जलाते ही इसलिए हैं। मतलब अब सोच लो, यही चीज तो आपके मेरे मालिक उसमें होती है, उसमें एलपीजी में। एलपीजी के अंदर केवल आप इग्नाइट करते हैं, आप अपने लाइटर से बस हल्की सी चिंगारी देते हैं, एनर्जी नहीं दी। एनर्जी तो ये खुद जल के प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल की ऑक्सीजन इसके साथ मिलती है और इसको कन्वर्ट करती है CO2 प्लस H2O में, और जो एनर्जी निकलती है, अरे उसी से तो खाना पकता है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये वाली रिएक्शन हुई कंबशन रिएक्शन, क्योंकि ये होने के लिए जरूरी क्या है? ऑक्सीजन, और इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। तो क्रैकिंग जो रिएक्शंस होती हैं ये एंडोथर्मिक होती हैं, और कंबशन रिएक्शन कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। अरे समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया हो गया, आप सभी के क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, रिएक्शन में नेम हिंदी में बताइए। अरे प्रभु, क्रैकिंग का मतलब होता है टूटना, टूटना, और कंबशन का मतलब होता है दहन। कंबशन हो गया, दहन हो गया, ये ऊष्माशोषी हो गया। ये कौन सा हो गया? एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी। ठीक है ना? लिख लेना। चलिए, तो ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, सबके समझ में आ जानी चाहिए, पूरी बात समझा दी साहब। चलिए, तो क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट वाला। क्या बना? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब बताने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रिएक्शन खत्म हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से समझा दिया गया है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। तो एंडोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या होती है, ये वाली बात आपको समझा दी गई है। सल्फ्यूरिक एसिड, अपना नाम तो बताओ भाई क्या है? सुबह करंट वाली क्लास में मजा आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अब इस क्लास में भी वैसा ही होगा। अब क्वेश्चन के साथ साथ कंटेंट मिलेगा, जिससे आप लोगों को पढ़ा हुआ भी काम आ जाएगा और कुछ नया सीखने में भी सीखने में मिल जाएगा। तो जो भी नए जुड़े हुए हैं उन्हें भी कुछ मिलेगा, और जो आप पुराने हैं उनको भी कुछ लाभ होगा। सबका लाभ सुनिश्चित होगा। अब आप सबको अपना वीडियो सेशन शेयर कर सकते हो, क्योंकि जिन्होंने पुराना पढ़ा हुआ है उनका भी लाभ सुनिश्चित कर देते हैं। अब ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों, सवाल पूछा गया है, दोनों दिशाओं में होने वाली रिएक्शन। दोनों दिशाओं में होने वाली रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसी रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में चलती हो, वो कैसी रिएक्शन कहलाती हैं? वो कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए साथियों, क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कैसे होता है ये? देखिए, हम लोग उदाहरण में बताते हैं कि मान लीजिए A प्लस B जो है, ये जुड़ करके और अभिक्रिया का उत्पाद बना लिया C प्लस, या फिर ये A प्लस B बना और ये बन गया A बॉन्ड B। ये दोनों रिएक्शन किए और A बॉन्ड B बन गया।
लेकिन ये कुछ समय पश्चात यूं लौट के वापस आ गया। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि इधर की तरफ, तो चलिए यही से एक बात और सिखा देते हैं आपको। पॉइंट नंबर 1, यदि रिएक्शन एक ही दिशा में जाए, तो साथियों उसे कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एक ही दिशा में जाए तो इररिवर्सिबल रिएक्शन। साथियों इस रिएक्शन के अंदर ये जो 2 एरो देखे हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और लौटने वाले पद को कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ये ध्यान रखना, ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। अब सवाल बनता है, जो रिएक्शन लौटी ही नहीं उसको क्या कहते हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शन। यानी एक ही दिशा में होती चली गई, वो कौन सी रिएक्शन हो गई? इररिवर्सिबल। जैसे आप लोगों ने अभी जो ये रिएक्शन देखी थी, ये इररिवर्सिबल रिएक्शन थी। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोपेन या फिर अपनी एलपीजी जलाई, जला करके आपने CO2 और वो बना दिया, अब उससे वापस कह रहे हो कि चल वापस सिलेंडर में आके भजा, रोटी बन गई। ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? वो रिएक्शन एक बार में कंप्लीट हो गई, वापस आकर के भरेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? वो इररिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आप कहेंगे कि सर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन का भी उदाहरण दे दीजिएगा। बिल्कुल, आप लोगों के लिए उदाहरण मैं लेकर के आया हूं। अगर H2CO3 की रिएक्शन H2O से करा दी जाए, किससे करा दी जाए? H2CO3 की रिएक्शन अगर H2O से करा दी जाए तो फॉरवर्ड में जाकर के बनता है यहां पर HCO3- और बाहर निकलता है H3O+, और ये रिएक्शन वापस भी लौट सकती है। तो ऐसी रिएक्शन जो आगे पीछे चली जाए, वो साथियों क्या रिएक्शन हो गई? साथियों वो रिएक्शन हो गई आप लोगों के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच। चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं साथियों। अब एक और बढ़िया सी रिएक्शन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? समझना ध्यान से। देखिए रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया क्या है? चेंज इन केमिकल्स। तो चेंज इन केमिकल, अभी सवाल लेके आया हूं, बकायदा आपको पता चल जाएगा रिएक्शन क्या होती है। यहां सवाल देखने की बात है, रासायनिक अभिक्रिया इनमें से कौन सी नहीं है? जो नहीं है वो तो सबको पता ही है ऑलरेडी कि कौन सी नहीं है। लेकिन हाँ भाई साकेत सिंह, ले लिया आपका नाम भी, अब पढ़ो, है ना। अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने सवाल बनता है कि बाकी जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में क्या ख्याल है। देखिए, जब अभिक्रिया की बात की जाती है तो अवस्था में परिवर्तन जो है वो अभिक्रिया नहीं है, यानी चेंज इन स्टेट अभिक्रिया नहीं है। क्यों? मान लीजिएगा मैंने आपके सामने लिखी बर्फ। हाँ भाई, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। फिर से कह रहा हूं, बर्फ का रासायनिक सूत्र यानी आइस का रासायनिक सूत्र क्या है? जैसे कि पानी का होता है H2O, ऐसे ही बर्फ का क्या होता है? और मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूं बहुत सारे लोग गलत आंसर देने वाले हैं। ऐसे ही जल वाष्प का पूछूंगा मैं आप लोगों से। तब तक आप ये बताइए, मैं आप लोगों को कुछ और बताता हूं। क्या है मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहले है दूध का जमना। पहली चीज समझते हैं, दूध का जमना। दूध का जमना, अरे दूध का जमना मतलब समझ रहे हैं? दही बनना। साथियों दूध से दही कैसे बनता है? क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? दूध के अंदर जो शर्करा उपस्थित होती है, दूध में जो शर्करा उपस्थित होती है, उस शर्करा का नाम होता है लैक्टोज शर्करा। क्या नाम होता है? लैक्टोज शर्करा नाम होता है। ये दूध के अंदर अगर लैक्टोबैसिलस जीवाणु डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए? लैक्टोबैसिलस जीवाणु डाल दिया जाए तो ये जीवाणु दही का निर्माण करता है। दही जिसके अंदर क्या उपस्थित है? अम्ल। अम्ल कौन सा उपस्थित है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल उपस्थित है? लैक्टिक अम्ल। तो मेरे प्यारे साथियों, लैक्टोबैसिलस ने किया क्या? लैक्टोबैसिलस ने आपके लैक्टोज को बदल दिया, किसमें? लैक्टिक अम्ल में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। देखिए यहां पर मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। 2-4 बच्चों को नाम ले दो तो बुरा मान जाएंगे। कई विद्यार्थियों ने यहां पर नाम लिखा है D2O। उनको बर्फ का फॉर्मूला लगा हुआ था D2O। अरे महाराज, D2O बर्फ का फॉर्मूला नहीं होता है। बर्फ का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। ये तो अवस्था परिवर्तित हुई है, टेम्परेचर कम किया तो ये इसमें चला गया। ठीक है,
पानी, इसका भी H2O ही फॉर्मूला है और जलवाष्प का भी H2O फॉर्मूला है। पानी इधर भी तीनों जगह H2O ही है। फर्क सिर्फ इतना है, जब बर्फ की बात की थी तो H2O के मॉलिक्यूल नजदीक थे, जल की जब बात की थी तो थोड़ा दूर थे, और जब जलवाष्प की बात की थी तो और दूर हो गए थे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इन तीनों अवस्थाओं के अंदर जो है आप लोगों का क्या होता है? अवस्था परिवर्तन होता है, मतलब चेंज इन स्टेट होता है। यह क्या नहीं होता मेरे प्यारे साथियों? चेंज इन स्टेट होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यानी वेपर वापर का बनना यह क्या है? चेंज इन स्टेट है। क्या है? चेंज इन स्टेट है। अब मैं एक चीज और सिखाता हूं। अब यहां पर है फ्रूट राइपनिंग, उसका पकना, फल का पकना। मेरे प्यारे साथियों, फल पकते कैसे हैं? मेरे प्यारे साथियों, फल पकते कैसे हैं? देखिए, एक बात तो यह जान लीजिएगा, कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है, फल पकने के लिए जो एजेंट इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है इथाइलिन। इथाइलिन का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों फल को पकाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। यहां पर साधारणतया फलों के अंदर क्या होता है साथियों? स्टार्च उपस्थित होता है। स्टार्च किसमें उपस्थित होता है? कच्चे फलों में स्टार्च उपस्थित होता है। यह स्टार्च एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? एमाइलेज प्रेजेंस की उपस्थिति में शर्करा, कौन सी शर्करा? सरल शर्करा, सरल शर्करा जैसे सुक्रोज आदि में बदल जाता है। साथियों, स्टार्च का सुक्रोज में बदलना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह बात समझ लेना। रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई? स्टार्च का एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में सुक्रोज में बदलना क्या हो गया? आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो कहने का मतलब क्या निकल के आया? कहने का मतलब यह निकल के आया कि यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। सवाल में क्या पूछा गया है? वाटर वेपर का, ये फ्रूट राइपनिंग जो हो गई, यह भी रासायनिक अभिक्रिया, मिल्क फ्रीजिंग भी रासायनिक अभिक्रिया। यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बर्निंग ऑफ कोल मैंने आपको अभी सिखाया है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? बर्निंग ऑफ कोल। हां भाई, कोयले का जलना। कोयला कैसे जलता है? कोयले के अंदर कार्बन है, जलेगा तो ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो CO2 बनेगा और एनर्जी बाहर निकलेगी। यानी कि रासायनिक रूप से बंध परिवर्तित हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद है आप सभी साथियों को यह वाली बात अब समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्लियर हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही फर्जी सा सवाल है, यही उसी के ऊपर जुड़ा हुआ सवाल है, दिखने में थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं फटाफट पढ़ देता हूं। निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है? साथियों, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस इज ए केमिकल चेंज। नहीं, अभी सिखा दिया, ये केवल चेंज इन स्टेट है, यानी अवस्था परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक सूत्र बदल जाते हैं। नंबर 2, द चेंज अकरिंग इन द इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज द केमिकल चेंज। आंतरिक आणविक घटकों में उत्पन्न परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल, अभी देखा आपने, हाइड्रोकार्बन CO2 में बदल गए थे। न्यू सब्सटेंसेस आर फाउंड इन एनी केमिकल चेंज। बिल्कुल नई चीज बन के आई है। देख लो, कार्बन से बन गया CO2, तो भाई साहब नई चीज बन के आई है, तो सही बात है। क्या इसके अंदर चेंज इन शेप, साइज, फेज होता है? अरे फेज चेंज होता है तो अवस्था परिवर्तन कहलाता है, यानी ये भी नहीं है। तो क्या निकल के आया? सेकंड और थर्ड ही इसके उपयुक्त ऑप्शन है। मतलब आपका आंसर बी जो है वो यहां पर एकदम सही आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया सभी साथियों के? बहुत बढ़िया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई जो मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, लैक्टोबैसिलस डाल करके जो प्रक्रिया कहलाई थी वो कहलाती है आप लोगों के फर्मेंटेशन। क्या कहलाती है आप लोगों के? फर्मेंटेशन। अरे एक चीज फर्मेंटेशन की और पढ़ा देते हैं। क्या हुआ था दूध का दही में जमते समय? क्या हुआ था? दूध दही में जब जमा था तो जो लैक्टोज है, अरे भाई जल्दी से शेयर कर दो अपने मित्रों को, लाइव लेकर के आ जाओ फटाफट। लैक्टोज किस में बदला था मित्रों? लैक्टिक अम्ल में बदला था। किसने बदला था? लैक्टोबैसिलस ने। लैक्टोबैसिलस क्या था? बैक्टीरिया था, उसने बदला था। अच्छा एक बात और बताता हूं, चलो मैं आपको साथियों, जो शराब बनती है ना, शराब के अंदर क्या होता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, क्या होते हैं? हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, और हाइड्रोकार्बन पकड़ लो और शुगर्स पकड़ लो। शुगर मतलब जैसे कि ग्लूकोज पकड़ लो, है ना, ये सब जितने भी ग्लूकोज वगैरह जो है, इन सबको सैकेरोमाइसीस सेरेबेसी, कैसी? सैकेरोमाइसीस सेरेबेसी नामक एक यीस्ट होती है। क्या होती है?
यीस्ट होती है, जो कि इसे किस में बदल देती है? एल्कोहल में बदल देती है। साथियों यह प्रक्रिया भी क्या है? फर्मेंटेशन है। दो बातें समझने की है यहां पर। साथियों क्या है? फर्मेंटेशन के अंदर जो है वो बड़े अणु जो है वो छोटे अणु में बदल जाते हैं। लैक्टोज एक बड़ी शुगर थी, वो छोटी शुगर में बदल गई। ठीक है, जल्दी से वीडियो शेयर कर दो, फटाफट लोगों को लाइव ले आओ, बहुत सारी बातें चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना हुआ है साथियों, चांदी के पात्र काले क्यों पड़ जाते हैं वायुमंडल के अंदर? कौन सी गैस है जो इनको काला करती है? ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता देता हूं मेरे मित्रों, चांदी के बर्तन काले क्यों पड़ते हैं? क्योंकि चांदी होती है एजी, है ना, चांदी होती है एजी और वायुमंडल में उपस्थित होती है H2S गैस। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, ये रिएक्शन करके बना लेते हैं Ag2S। क्या बना लेते हैं? सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। यही चीज है जो काले रंग की दिखाई देती है। इस प्रक्रिया को आप कोरोजन कहते हैं। इस प्रक्रिया को आप कोरोजन अर्थात जंग लगना कहते हैं। ऐसे ही आयरन का भी पानी की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोरोजन होता है। वो भी अगला सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं। क्लियर हो गया? हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना क्या है मेरे प्यारे साथियों? हैबर विधि के अंदर क्या होता है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल की नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन के साथ। वायुमंडल की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन जब कराई जाती है 1:3 में कराई जाती है, और साथियों यहां टेम्परेचर रखा जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और जो यहां पर प्रेशर है वो रखा जाता है 200 एटमॉस्फेयर। और साथियों यहां पर आयरन को इस्तेमाल किया जाता है एक कैटलिस्ट के रूप में, तो बन के आता है अमोनिया। चूंकि यहां पर एक नए पदार्थ का सिंथेसिस किया जा रहा है, इसलिए ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती हैं। यानी इसका पूरा नाम हो गया हैबर संश्लेषण यानी सिंथेसिस। इसमें क्या बनाया गया? इसमें वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कहां मिलती है? उस मिक्सचर में मिलती है जो नाइट्रोजन का आप लोगों को दिखाई देता है। डन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी चीज बनती है और क्या कहलाती है? हाँ भाई, HCl प्लस NaOH रिएक्शन करते हैं। एसिड बेस की रिएक्शन है, NaCl बनता है। NaCl टेबल सॉल्ट होता है। यहां पर यह अम्ल है और ये क्षार है, और अम्ल क्षार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती हैं, क्योंकि ना तो अब अम्ल बचा ना अब क्षार बचा, और ये क्या कहलाया? NaCl कहलाया। समय सीमा भाई साहब अपनी इतना ही कहती है कि इतना ही पढ़ाएं, क्योंकि बाकी फिर काम बचे रह जाएंगे। जल्दी से सुन लो, जिनको डिटेल में पढ़ना है मेरे साथ जुड़ करके रेलवे के लिए, वो मेरे साथ जुड़ करके अंकित 10 रेफरल कोड लगा के पढ़ लो। आप सभी की क्लासेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी समय इसको लंबा करने का कुछ प्रयास करते हैं, देखिए ढूंढते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। रेलवे के लिए, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए थ्योरी पढ़ने के लिए यूज कर लो बेटा। थैंक यू सो मच। अंकित 10 रेफरल कोड।